मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तुम अपने घर वालों से नहीं मिलोगी तो नहीं मिलोगी। राजीव, अगर आप किसी और को छोड़ने के लिए कहते मैं फिर भी एक बारी सोच सकती थी, लेकिन एक लड़की अपने माँ बाप और अपने भाई बहनों को कभी नहीं छोड़ सकती है। एक लड़की अपना घर बचाने के लिए सब कुछ करती है। अरे तुम्हारे माँ बाप को तो ये नहीं पता कि एक दामाद की आवभगत कैसे की जाती है। और तुम्हारे बहन जिया जी, वो तो पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। तुम्हारी फैमिली ना मुझे इग्नोर करती है। राजीव, ये आपकी गलत फहमी है। मेरे घर वाले कोई आपको इग्नोर नहीं करते हैं। और रही बात मेरी बहन जीजा की, वो तो आपसे मिलना जुलना चाहते हैं, लेकिन आप ही उनसे ढंग से बात नहीं करते हो। अरे मैं क्यों बात करूं तुम्हारे बहन जी ऐसे। तुम्हारे बहन जी ऐसे जब भी बात करो ना, हमेशा अपने बिजनेस की बातें करने लग जाते हैं। हमारी टर्नओवर इतनी हो गई है, हमारा ऑफिस इतना बड़ा हो गया है। और तुम्हारे माँ बाप भी ना तुम्हारे बहन जी को ही सपोर्ट करते हैं। राजीव, एक बात बोलूं, आपने अपने मन में ना बहुत गलत फहमियाँ पाल ली हैं उन लोगों को लेकर। मेरे मम्मी पापा हम दोनों बहनों में और दोनों दामादों में कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। दोनों दामादों को एक समान मानते हैं वो। कहीं एक समान नहीं मानते हैं। तुम्हारी फैमिली में हर कोई तुम्हारे बहन जिया के गुणगान गाता है। मुझे सब लोग इग्नोर करते हैं। इसलिए मैंने सोच लिया आज के बाद से मैं तुम्हारे घर में कदम नहीं रखूंगा। और तुम भी मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, या तो तुम उन लोगों से रिश्ता रख लो या मुझसे रिश्ता रख लो। एक लड़की अपने परिवार को कैसे छोड़ सकती है, लेकिन मुझे राजीव का भी बहुत अच्छे से पता है। अगर राजीव ने एक बार ठान लिया है तो ठान लिया है। अब मुझे इस घर में रहना है तो राजीव के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैंने कोटेशन रेडी कर दी है। बस ऑफिस पहुंचते ही आपको मेल कर देता हूं। हाँ ठीक है। ये क्या, पराठा ठंडा है? डॉली, डॉली, अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? ये क्या, राजीव आवाज लगा रहे हैं? हाय राजीव। इसे तो ना कोई काम ढंग से करना नहीं आता। हाँ राजीव, आपने बुलाया? हाँ मैंने बुलाया है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे तवे से उतरती रोटी या पराठा दिया करो, फिर तुमने मुझे ठंडा पराठा दे दिया है। ले जाओ इसे। राजीव, मैंने आपको तवे से उतरता ही परोठा दिया था। वो क्या है ना, आप फोन पर बात कर रहे थे, इसलिए वो रखा रखा ठंडा हो गया है। मैंने ना सिर्फ 1 ही मिनट फोन पे बात की है और 1 मिनट में पराठा ठंडा हो जाएगा। डॉली, तुम ना कोई काम ढंग से करती नहीं हो, बिल्कुल निकम्मी हो। और ऐसे तुम्हारे माँ बाप भी बिल्कुल निकम्मे ही हैं। राजीव, आप मुझे जो मर्जी बोल लो, लेकिन मेरे माँ बाप को कुछ मत बोला करो। मैंने आपके कहने से उनसे बात करनी तो छोड़ दी है, पर फिर भी आप उनके पीछे पड़े रहते हो। बिल्कुल उनके पीछे पड़ा रहूंगा मैं, क्योंकि वो लोग ना तो मिलने जुलने लायक है ना बात करने लायक है। और तुम ना अपने माँ बाप की तरफदारी करना छोड़ दो। और एक बात बताओ, मैंने तुमसे बोला था कि मेरे मम्मी पापा से तुम्हें रोज फोन पे बात करनी है, तो उनसे फोन पे बात क्यों नहीं करती हो? राजीव, मैंने आपके कहने से अपने मम्मी पापा से बात करना छोड़ दिया, इसलिए मेरा किसी से फ़ोन पर बात करने का दिल नहीं करता है, चाहे वो मेरे मम्मी पापा हों या आपके। ये क्या बात हुई? तुम्हारे मम्मी पापा मिलने जुलने लायक नहीं है तो क्या मेरे मम्मी पापा मिलने जुलने लायक नहीं है? तुम अपने मम्मी पापा से मेरे मम्मी पापा को क्यों कंपेयर करती हो? क्यों नहीं बात करती हो उनसे फोन पर? राजीव, मैं क्या करूँगी उनसे बात करके? बात उनसे की जाती है, मिला जुला उनसे जाता है जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़े हों। एक बात बताओ, भाई पिछले हफ्ते में 1 हफ्ते के लिए बीमार हो गई थी, आपकी मम्मी मुझे देखने तक नहीं आई। देखना तो बहुत दूर की बात थी, उन्होंने तो फ़ोन पर भी मेरे हाल चाल नहीं पूछे। इसलिए राजीव, जिस तरीके से मेरे मम्मी पापा मिलने जुलने लायक नहीं है ना, उसी तरीके से आपके मम्मी पापा भी मिलने जुलने लायक नहीं है। क्या कह रही हो? मेरे मम्मी पापा मिलने जुलने लायक नहीं है? आज के बाद ना दोबारा ऐसा बोल मत देना, समझ गई? शादी के बाद एक औरत अपने हस्बैंड के हाथों की कठपुतली बन के रह जाती है। पहले तो राजीव मुझे परेशान करते थे, लेकिन आज तो उन्होंने मुझ पर हाथ ही उठा दिया। मेरी जिंदगी अब ऐसे ही कटेगी। मैडम जी। हाँ सरिता, बोलो। मैडम जी, वैसे तो मुझे आप दोनों पति पत्नी के बीच में बोलना नहीं चाहिए, पर मुझसे ना आपका दुख देखा नहीं जाता। एक बात बताओ मैडम जी, आप इतना क्यों सहती हो?
सरिता, मैं सहूँ ना तो और क्या करूं? एक औरत की जिंदगी में सहना ही तो लिखा है। मैडम जी, सहने की भी एक हद होती है। पहले तो साहब जी आपको सिर्फ रोका टोका करते थे या सिर्फ डांटते थे, पर अब तो साहब जी आप पे हाथ भी उठाने लग गए हैं। आप उन्हें रोकती क्यों नहीं हो? सरिता, मैं उनको रोक नहीं सकती हूँ और ना मुझ में इतनी हिम्मत। अगर मैंने उनको रोकने की कोशिश भी करी ना तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देंगे। फिर मैं और मेरे माँ बाप समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? मैडम जी, आप समाज की इतनी परवाह क्यों करती हो? समाज को तो हर किसी चीज़ में दिक्कत है। कोई खुश है तो समाज ये कहता है ये आदमी इतना खुश क्यों है, और कोई दुखी है तो यही कहता है इसके तो कर्म ही ऐसे हैं। समाज का तो काम है सिर्फ तमाशा देखना। मैडम जी, मैं तो बस आपको एक ही बात कहूँगी, ये ज़िंदगी ना अपनी है तो अपने हिसाब से जीनी चाहिए। एक समय था जब मैं भी इस समाज की बहुत परवाह करती थी, तो इस समाज ने मुझे सिर्फ दुख ही दिए, कुछ नहीं दिया उसके सिवा। मेरी शादी को सिर्फ 4 साल हुए थे और मेरे ना कोई बच्चा नहीं हो पा रहा था, तो मेरे पति और मेरे ससुराल वालों ने मुझ पे इतने अत्याचार किए जो मैं ही जानती हूँ। मैडम जी, फिर भगवान ने मेरी सुन ली और शादी के पूरे 4 साल बाद मेरे घर में एक छोटी सी बेटी पैदा हुई। पर मेरे पति ने और मेरे ससुराल वालों ने मुझे बोला इसे आज ही गला घोट के मार दे। मैडम जी, उनकी ये बातें ना मैं सहन नहीं कर पाई और अपनी एक दिन की बच्ची को उठाकर मैं वहाँ से निकल ली। ना मैं ससुराल में रही ना मैं मायके में, और आज अपनी बेटी को अपने ही दम पर मैडम जी मैं अपने आप पाल रही हूँ। मैडम जी, जब मुझ जैसी अनपढ़ गवार एक हद तक सहन करके इतना बड़ा फैसला ले सकती है, तो मैडम जी आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, कहीं जाके नौकरी भी कर सकते हो, तो इस समाज के डर से क्यों साहब के अत्याचार सहन कर रही हो? मैडम जी, आपको सच बताऊं, जब मैं अपने ससुराल में रहती थी ना तो रोज़ घुट घुट कर जीती थी, और आज मैं अकेले रहती हूँ, कमाती हूँ, अपनी बेटी को भी पालती हूँ। उस ज़िंदगी से तो मैडम जी मेरी आज की ज़िंदगी बेहतर है। मैं तो मैडम जी आपको यही सलाह दूँगी, आप ना सहन मत करो, कोई फैसला लो और आगे बढ़ो। सरिता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब तुम इतना बड़ा फैसला ले सकती हो और आगे बढ़ सकती हो तो मैं क्यों नहीं। थैंक यू सरिता, मुझे हिम्मत देने के लिए। अब मैं और अत्याचार बिल्कुल नहीं सहूँगी।